हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो ट्रंप महोदय ने ये कह दिया है कि चूंकि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए शांति की कोई बात अब नहीं की जाएगी। तो क्या है मामला ग्रीनलैंड का? ग्रीनलैंड में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ट्रंप बिल्कुल नजरें गड़ाए हुए हैं, यूरोपीय देशों के साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं, दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके बारे में। भौगोलिक रूप से 3D मैप के जरिए बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिस पर चर्चा करेंगे हम लोग। CVC के सतर्कता आयुक्त नए बन गए हैं, 92nd ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, दक्षिण के राज्य में दक्षिण भारत का पहला कुंभ आयोजित किया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है, और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं और एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने पर किन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड। ठीक है, अब ये स्थिति हो गई है और साफ तौर पे कह दिया है कि कुछ दिनों के बाद ये 25% का टैरिफ कर देंगे। इसके बाद तो नाटो देशों में और इन यूरोपीय देशों में बिल्कुल खलबली सी मच गई है। हिम्मत नहीं हो रही है कि नाम ले लें कि ट्रंप का, कि ट्रंप आपने ऐसा गलत किया है। तो आखिर क्या है? कब्जा क्यों करना चाहते हैं ट्रंप? और यूरोपीय देशों का अमेरिका से भयानक तनाव हो गया है, इसके बारे में डिटेल जानते हैं हम लोग। तो आखिरकार नाटो देशों में से 8 यूरोपीय देशों ने विरोध किया और उसके बाद फिर टैरिफ का हथौड़ा चला दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है? तो ये ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है। कौन कौन से देशों की बात कही है, एक और मैप के जरिए देखते हैं। प्यारा भारत है और ग्रीनलैंड जो है ना वो ये रहा, यहाँ पर ये वाला जो सफ़ेद दिख रहा है कलर सफ़ेद, लेकिन ग्रीनलैंड इसको कहा जाता है। और ट्रंप ने क्या किया है? ट्रंप ने 8 देशों, कौन कौन से देश हैं वो सारे के सारे वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये सारे जो कलरफुल देश देख रहे हैं वो सब, डेनमार्क आपका हो गया, ठीक है, इधर जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इन सभी देशों पर ये टैरिफ लगा रहे हैं 1 फरवरी से, बस कुछ ही दिन है, 10% का। और असली धमकी आगे की है कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका से समझौता नहीं होता है तो 1 जून से टैरिफ 25% कर दिया जाएगा। तो ट्रंप का तर्क क्या है कि अमेरिका ने दशकों तक डेनमार्क और तमाम देशों को, यूरोपीय देशों को फंडिंग दी है, सब्सिडी दी है, उनको सेना बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, हमने सुरक्षा दी है, कोई टैक्स नहीं लिया गया। और लेकिन अब समय आ गया है कि डेनमार्क कुछ लौटाए। आपको पता होना चाहिए कि डेनमार्क के ही कब्जे में ये ग्रीनलैंड है। कहाँ पर है ग्रीनलैंड? देखिए, उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक जो महासागर है, ये आर्कटिक है, यानी दक्षिण ध्रुव यहाँ पर है, ठीक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। और इधर आप देख रहे हैं क्या, ये जो है अटलांटिक महासागर है, इसके बीचों बीच में ये ग्रीनलैंड स्थित है। नाम ग्रीन है लेकिन हकीकत सफ़ेद है। और ये अगर हम महाद्वीप की ओर देखेंगे तो ये उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है, नॉर्दर्न अमेरिका, तो उसका ये हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिकल रूप से ये यूरोप से जुड़ा हुआ है। और यही इसकी सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल विडंबना है। इसका क्षेत्रफल लगभग 21.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड जो है वो द्वीप है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कहा जाता है। लगभग इसका 80% हिस्सा अस्थायी रूप से बर्फ से ढका हुआ है, सफ़ेद बर्फ से। आबादी कितनी है? मात्र 65,000। और इसमें ज़्यादातर इनुइट समुदाय के लोग हैं। लोग बहुत कम हैं लेकिन ज़मीन बहुत ज़्यादा है और ये पॉलिटिकल लोकेशन भी है, ठीक है। ग्रीनलैंड है कहाँ पर? आप देख रहे हैं, आप इधर ये अमेरिका है, ठीक है, यहाँ वाला ये अमेरिका हो गया, ये कनाडा हो गया, ये यूरोपीय देश हो गए। इधर लोकेशन आप समझिए, इधर ये रशिया हो गया, ठीक है, ये इधर इस तरफ जो है ना वो चाइना हो गया और भारत इस तरफ है, ओके, ये यूरोपीय देश है। क्लियर होगी बात? तो ग्रीनलैंड जो है ना अमेरिका और यूरोप के बीच में, यहाँ पर आर्कटिक सर्कल के भीतर में स्थित है। और यही वजह है कि ये मिसाइल ट्रैकिंग के लिए बहुत ही आदर्श स्थिति है, सैटेलाइट की निगरानी के लिए परफेक्ट है और आर्कटिक
समुद्री रास्तों पर नज़र रखा जा सकता है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। ग्रीनलैंड का कुछ इतिहास समझ लेते हैं कि कैसे डेनमार्क तक ये पहुंचा था। लगभग 4,500 साल पहले की बात है। इनुइट लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ 18वीं सदी में। डेनमार्क और नॉर्वे ने, नॉर्वे जो ना वो ये है और डेनमार्क ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इन दोनों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, वहाँ पर उसके पास रहा। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद फिर अमेरिका की यहाँ पर एंट्री हुई। बात है 1940 की। डेनमार्क पर हिटलर ने कब्जा कर लिया था, नाजी जर्मनी ने। और उस वक्त डेनमार्क में अमेरिका के जो राजदूत थे उन्होंने अमेरिका के साथ गुप्त डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। इसलिए यहाँ पर ये डर था कि जो जर्मनी है वो ग्रीनलैंड को मतलब एक तरह से इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका पर हमले के लिए। अमेरिका ने ग्रीनलैंड में कई सारे एयर बेस और नेवल बेस भी बनाए हुए हैं, ठीक है। उसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार के समय बनाया, जर्मनों को हटाया वहाँ से, और फिर यहीं से ग्रीनलैंड जो ना अमेरिका की सुरक्षा रणनीति में घुस गया। फिर उसके बाद शीत युद्ध हुआ, जो कोल्ड वार हुआ, उस दौरान ग्रीनलैंड जो ना वो सोवियत यूनियन पर, ये जो सोवियत संघ था, पहले अब तो केवल रशिया रह गया है, पहले सोवियत संघ था, तो इस पर नज़र रखने के लिए यहीं पर महत्वपूर्ण एक सेंटर बना। यहाँ पर एक स्पेस बेस बना हुआ है, मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है। और ये बेस आज भी रूस की मिसाइलों की गतिविधियों को ट्रैक करता है। अब ये आपको पता है कि डेनमार्क का इस पर कब्जा होगा, लेकिन अभी ये स्वायत्त क्षेत्र है। 2009 में सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट लाया गया डेनमार्क में, और उससे यहाँ पर अपनी अस्थायी संसद बन गई और अपनी सरकार है। ग्रीनलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये हैं, इनका नाम है जेंस फ्रेडरिक निल्सन। लेकिन आप देखेंगे ये जो है ना, इसका जो डिफेंस है और जो फॉरेन अफेयर्स है, यानी रक्षा और विदेश नीति, ये अभी भी डेनमार्क से ही संचालित होती है। मतलब वो अधिकार डेनमार्क के पास है। और डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन, ठीक है। ये डेनमार्क के पीएम है और ये ग्रीनलैंड के पीएम है। तो अभी भी स्वतंत्रता का रास्ता खुला हुआ है। कानून कहता है कि ग्रीनलैंड जो है ना वो रेफरेंडम के तहत आज़ाद हो सकता है, यानी जनमत संग्रह के जरिए। लेकिन जनमत संग्रह के बाद फिर डेनमार्क की मंजूरी जरूरी होगी, वहाँ के संसद की। तो आज क्यों ये सेंटर में है, महत्वपूर्ण बात क्या है? 3 बड़े कारण हैं। क्या क्या? एक तो बर्फ पिघल रहा है यहाँ का, इससे यहाँ के जो खनिज संसाधन है, समुद्री रास्ते, ये सब खुल रहे हैं। दूसरी बात है रेयर अर्थ मेटल्स, दुनिया की टेक्नोलॉजी का भविष्य यहाँ पर छिपा हुआ है। और तीसरी बात है महाशक्तियों की वापसी हुई है। रूस और चीन फिर से आर्कटिक में आमने सामने वहाँ पर मौजूद हैं, जो अमेरिका से भिड़ने की भी पावर में उपलब्ध है। सवाल यहाँ होगा कि फिर ट्रंप क्यों ग्रीनलैंड पर इतने फिदा हैं? एकदम पागलपन सवार है। असली वजह वही सब जो मैंने बताया आपको। क्या क्या है वजह? रेयर अर्थ मेटल्स ग्रीनलैंड में, ये जो आप देख रहे हैं ना मैप, इसमें जो रेड कलर का देख रहे हैं, डार्क हो सकता है ब्लैक टाइप का दिख रहा हो, वहाँ रेयर अर्थ मेटल्स हैं। कौन कौन सा? लिथियम है, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, यूरेनियम। आज की टेक्नोलॉजी इसी पर टिकी हुई है। और इस तरह के मिनरल्स पर अभी क्या है? चीन का दबदबा है। मतलब यहाँ चीन का दबदबा नहीं है, बल्कि चीन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, रेयर अर्थ मेटल्स। इसलिए तो ट्रंप जो है वो शी जिनपिंग से उस तरह की धमकी उनको नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह की दुनिया के अन्य देशों को देते हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात और क्या है? आर्कटिक में, इस क्षेत्र में समुद्र पिघल रहे हैं, फिर ट्रेड रूट नए खुल रहे हैं। जो इस ट्रेड रूट को कंट्रोल करेगा वो भविष्य जीतेगा। महत्वपूर्ण बात देखिए कि अभी तक का ट्रेड रूट क्या है। अमेरिका से इधर से बढ़ते हुए सामान यहाँ आता है, ये होते हुए फिर आगे बढ़ता है, भारत चाइना की ओर जाता है। रूस से भी ऑयल मंगाना होता है, तो आप देखिए कि यहाँ से होते हुए, इस तरफ से होते हुए भारत तक पहुँचता है। अब चूंकि ये सब बर्फ पिघल रहे हैं, तो रूस के लिए आसान है ना, इस तरफ से आगे से बढ़कर और यहाँ पहुँच जाए, आ जाए, ट्रेड रूट आ जाए। तो अमेरिका इन सब चीज़ों को देख रहा है। सैन्य महत्व भी है यहाँ का।
ग्रीनलैंड में अमेरिका का स्पेस बेस मौजूद है। स्पेस बेस कहता है उसको, और उसका एक मिलिट्री स्टेशन ही कह लीजिए, और यहीं पर मिसाइल ट्रैकिंग, रूस की निगरानी करता है। चीन को रोकना भी उसका एक मकसद है। चीन यहाँ पर एयरपोर्ट और पोर्ट बनाना चाहता है और उसके लिए निवेश कर रहा है। एग्रीमेंट होने की बात हो रही थी, तो इससे ट्रंप के कान खड़े हो गए, अरे चीन यहाँ पहुँच रहा है। अमेरिका को डर है कि चीन जो है ना वो आर्थिक रास्ते से सैन्य पकड़ अपनी बना लेगा। और अगली बात कि ट्रंप के डील की राजनीति है। देखिए, इतिहास में अमेरिका ने लुइसियाना जो है ना वो इस तरफ स्थित है, यहाँ पर इसी के आसपास। लुइसियाना को खरीद लिया था फ्रांस से। अलास्का जो यहाँ पर है इस तरफ ऊपर की ओर, इसको रूस से खरीद चुका है। और ट्रंप खुद को बड़ा सौदागर बताते हैं, नेता बताते हैं, वो साबित करना चाहते हैं कि वो सबसे बड़े सौदागर हैं। ट्रंप ने सीधा आरोप लगाया कि चीन और रूस जो है ना ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं। एक पत्ता फेंक दिया। उनका कहना है कि डेनमार्क चाहे भी तो इसको नहीं रोक पाएगा। तो ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि फिलहाल ग्रीनलैंड की सुरक्षा सिर्फ 2 डॉग स्लेज के भरोसे है। डॉग स्लेज क्या होता है? वो देखा होगा ना आपने फोटो में कि कुत्तों के द्वारा जो खींची जाने वाली बर्फीली गाड़ियाँ होती हैं, उस तरह की गाड़ियाँ हैं बस। और ट्रंप का कहना है कि इस खेल में सिर्फ अमेरिका सफल हो सकता है और दखल दे सकता है। और दावा किया है कि 150 साल से ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, लेकिन इस बार तो हम इस पर कब्जा करके ही रहेंगे। महत्वपूर्ण बात होगी। और क्या बातें हैं? एक जब वो राष्ट्रपति बने थे ना ट्रंप, ये 2025 में जनवरी में, अब तो 26 हो गए, 1 साल हो गए, तो उन्होंने ये गोल्डन डोम का फोटो दिखाया था। गोल्डन डोम क्या है? एक सिक्योरिटी को लेकर पूरा एक सुरक्षा कवच बनाने की बात कही है। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट है। मकसद ये है कि चीन और रूस से आने वाली जो मिसाइलें हैं उसके खतरों से खुद को बचाना। और ग्रीनलैंड इस सिस्टम के लिए भौगोलिक रूप से बिल्कुल परफेक्ट है। ट्रंप ने कहा है कि सिर्फ समझौता काफ़ी नहीं होगा, हम ग्रीनलैंड पर हमको पूरा कंट्रोल चाहिए। अब आप कहेंगे तो ये तो बिल्कुल अजीब सा हो गया। एक तरफ जब इन तमाम देशों के साथ अमेरिका का बिल्कुल पैक्ट हुआ करता था और अब बिल्कुल आपस में ठन गई है। हाँ, ट्रंप की वजह से। ट्रंप के बयान के बाद यूरोप चुप नहीं बैठा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है ट्रंप का नाम लेने की। ठीक है, तो न्यूज़ भी देख रहे हैं आप द हिंदू में। देखिए, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन, इन सब देशों ने ग्रीनलैंड में निगरानी मिशन के तहत सीमित सैनिक भेजे हैं। यहाँ पर कितने भेजे हैं? जर्मनी ने 13 सैनिक भेजे हैं। ठीक है, फ्रांस ने भी 10-12 सैनिक भेजे हैं। इस तरह से कोई, नॉर्वे वगैरह ने तो 1-2 सैनिक भेजे हैं। और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि डेनमार्क के कहने पर स्वीडिश सेना ग्रीनलैंड पर सैन्य अभ्यास कर रही है, लेकिन बहुत लिमिटेड उसमें। ट्रंप के विरोध में ग्रीनलैंड खड़ा हो गया है। प्रदर्शन चल रहे हैं वहाँ पर। भीषण बर्फबारी है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, फिर भी प्रदर्शन ये चल रहे हैं। ये वहाँ का एक्चुअल इमेज नहीं है, AI इमेज है जो देख रहे हैं आप। इस तरीके से प्रदर्शन वहाँ पर चल रहे हैं। तो मामला अब सिर्फ अमेरिका और डेनमार्क का नहीं रह गया, अब नेटो भी आ गया है, यूरोपीय यूनियन है। और बड़ी हिम्मत जुटाकर इन तमाम देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि ये हमारे और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उसके लिए अच्छा नहीं है, ये इससे संबंध खराब होंगे और ये टैरिफ थ्रेट सही नहीं है वगैरह वगैरह, ये बातें कह दी हैं। लेकिन बहुत हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि नेटो को अमेरिका का साथ देना पड़ेगा। उनका तर्क है कि अगर अमेरिका ने कंट्रोल नहीं किया तो रूस और चीन ये ग्रीनलैंड पर पैर जमा लेंगे और ये किसी भी कीमत पर हमें ये गवारा नहीं है। देखिए आप कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क ने कहा है कि डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं ट्रंप, और इस पूरे मसले पर कनाडा ने भी विरोध किया है। अमेरिका का पड़ोसी देश है ये, कनाडा सीधे कनेक्टेड है कनाडा से। उसने साफ आपत्ति जताई है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, मार्क कार्नी नाम है उनका, कि ग्रीनलैंड का जो फैसला है ट्रंप का
वो सही नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। नेटो देश होने के नाते ग्रीनलैंड की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अमेरिका भी बटा हुआ है, वहाँ की संसद में एक राय नहीं है। कुछ सीनेटर जो हैं वो कहते हैं कि अमेरिका के पास होना चाहिए ग्रीनलैंड, कुछ कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। नहीं होने के लिए भी एक बिल पेश हो गया वहाँ पर। अब सवाल होगा कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है सीधे तौर पर? देखिए, सीधा जवाब है नहीं, तुरंत कब्जा करना मुश्किल है। देखिए, ग्रीनलैंड किसका है? और डेनमार्क का है, और डेनमार्क और अमेरिका दोनों नेटो मेंबर हैं। और नेटो में का जो कानून है ना नेटो का, उसके मुताबिक एक सदस्य दूसरे सदस्य पर कब्जा नहीं कर सकता है। आर्टिकल 5 कहता है कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। तो ग्रीनलैंड तभी अमेरिका से जुड़ सकता है जब वो डेनमार्क से पूरी तरह से स्वतंत्र हो। और 2009 के जो सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट है ग्रीनलैंड का, जो डेनमार्क में पास हुआ था वहाँ की संसद में, उसके मुताबिक ग्रीनलैंड रेफरेंडम करा सकता है, यानी जनमत संग्रह करा सकता है कि हम डेनमार्क से अलग हो सकते हैं। ये रेफरेंडम ग्रीनलैंड करा सकता है और बाद में पास होना ज़रूरी है डेनमार्क की संसद से। और 2025 में जब ये मतलब बवाल शुरू हुआ दिसंबर के आसपास, तो वहाँ पर जनमत मतलब इसके बारे में सर्वे हुए और उससे पता चला कि 85% लोग अमेरिकी कब्जे के खिलाफ हैं। इसके अलावा एक और बात कह चुके हैं ट्रंप का कहना है कि हम यहाँ जो लोग रह रहे हैं, करीब 56,000 लोग हैं, उन सबको बड़ी मोटी रकम दे देंगे। 1 मिलियन से 10 मिलियन डॉलर तक पर व्यक्ति को हम पैसे दे देंगे और वो हमारे पास आ जाए। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मिसाइल डिफेंस, आर्कटिक कंट्रोल है, चीन और रूस और अमेरिका, इसके शतरंज का ये पूरा मोहरा है। और ट्रंप की रणनीति है कि टैरिफ को हथियार बनाकर जियोपॉलिटिक्स खेलना। लेकिन सवाल यही है कि क्या दुनिया इसे मानेगी या ग्रीनलैंड अगला बड़ा टकराव और बड़ा टकराव होने जा रहा है। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि ग्रीनलैंड का मामला क्या है, और भी कल आपको जो भी अपडेट्स हो रहे हैं वो सब बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका जो पीडीएफ मैंने जो भी बोला है सब पीडीएफ अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर, वहाँ पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले पर मिल जाएगा ये ऐप। और डेली का कंटेंट फ्री होता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ वीडियो, ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, तो ये सब के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और दूसरा आईएसपीएस मेंबरशिप प्लान। और अभी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, आधे से भी कम प्राइस हो चुके हैं बस चंद दिनों के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? आंसर क्या होगा? प्रवीण वशिष्ठ। ठीक है, प्रवीण वशिष्ठ। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या है, सतर्कता आयुक्त की बात हो रही है, और एक होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मतलब चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, वो हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, चीफ हैं। और दो होते हैं सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर, वो हैं दो। एक तो ये प्रवीण वशिष्ठ नए नियुक्त हुए हैं और दूसरा है एएस राजीव। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात, सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो चीफ है वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और दो सतर्कता आयुक्त हैं, उनमें एक प्रवीण वशिष्ठ भी नियुक्त किए गए हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, ये पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। सतर्कता आयोग क्या है? देखिए, भारत की स्वतंत्र और वैधानिक संस्था है। उद्देश्य ये कि केंद्र सरकार में अगर कोई भ्रष्टाचार हो रही है तो उसको रोक लगाना, जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ईमानदार अधिकारियों की उसको सुरक्षित रखना, सिस्टम में पारदर्शिता स्थापित करना। इसकी स्थापना हुई थी संतोषम समिति की सिफारिश पर 1964 में एक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। बाद में वर्ष 2003 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, उसके जरिए इसको वैधानिक दर्जा मिला था।
3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य होते हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त, और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन सिफारिश करते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता जो होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एंड्रोनिक मर्गेयियन मेमोरियल खिताब 2026 जीतकर भारत के 92nd शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? आंसर होगा RN वैष्णव। देखिए इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं। अभी बिहार SI का एग्जामिनेशन हुआ और उसमें 18 क्वेश्चन इस चैनल के टकराए हैं। हमने जो करंट अफेयर्स बताए उन सब से, और ये मैं नहीं, आप ही जैसे तमाम स्टूडेंट्स ने जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है उन सब ने बताया। तो पिछले 90वें शायद, हाँ 90वें ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा गया था उसमें। ठीक है, मेंबरशिप प्लान लेकर बहुत सारे बच्चों ने बहुत शानदार एग्जामिनेशन दिया है। तो ये है आर्यन वैष्णव, ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। तो 15 जनवरी को उन्होंने ये खिताब प्राप्त कर लिया ग्रैंड मास्टर का। मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं। अगर लिस्ट देखेंगे ग्रैंड मास्टर्स की, अभी लेटेस्ट है आर्यन वैष्णव 92nd ग्रैंड मास्टर हैं। 51वें है कौन? राहुल VS। 90वें इलम पार्थी। 89th है S रोहित कृष्णा। 88th है दिव्या देशमुख। 87th ग्रैंड मास्टर हरि कृष्णन A रा। 86th है LR श्रीहरि। 85th ग्रैंड मास्टर P श्याम निखिल। 83rd है आदिल S सामंत। तो पिछले अगर 10 याद कर लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। आपके एग्जामिनेशन में इतने तो इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, ग्रैंड मास्टर क्या होता है ये पद, और ये खिताब क्या होता है? तो ये FIDE जो है ना, विश्व शतरंज महासंघ, तो उसी के द्वारा दिया जाने वाला एक उपाधि है। और एक खास पॉइंट मिलने के बाद उसकी रेटिंग होती है 2500 रेटिंग, उतने मिल गए, पॉइंट्स मिल गए तो उनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिलता है। और 3 बार मतलब ग्रैंड मास्टर स्तर का प्रदर्शन करना पड़ता है, नॉर्म कहते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, और हाँ पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस दक्षिण के राज्य में महामाघ उत्सव आयोजित हुआ जिसे दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा गया है? आंसर होगा केरल में। ठीक है, केरल में ही आयोजित किया गया। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो ये इस तरह का आयोजन हुआ वहाँ पर, केरल के मलप्पुरम जिले में। ये भी याद रखना है। मात्र 37,000 की आबादी है, लेकिन उसको एक तरह से वहाँ बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में वहाँ पर आयोजित किया गया है। जूना अखाड़ा जो है केरल के महामाघ उत्सव या कहें दक्षिण भारत का जो पहला कुंभ है उसका मुख्य आयोजक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य और उसके जिले में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया? बिहार के मोतिहारी में। मोतिहारी के कैथवलिया वहाँ पर स्थित है विराट बहुत विशाल रामायण मंदिर। तो वहीं पर ग्रेनाइट से बने 210 टन के शिवलिंग की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर जो है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी CM सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा वो भी पहुँचे थे। ठीक है, तो ये जगह है महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन, किस देश के नेतृत्व में आयोजित नौसैन्य अभ्यास में भारत शामिल नहीं हुआ जिसमें ब्रिक्स देशों के सदस्यों ने हिस्सेदारी की? काफ़ी चर्चा रही है। आंसर का दक्षिण अफ्रीका। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई कि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ, और इस पर पत्रकारों ने विदेश मंत्रालय से भी सवाल किए। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की पहल थी ये, जिसमें कुछ ब्रिक्स देश शामिल हुए हैं, लेकिन कोई नियमित और संस्थागत ब्रिक्स गतिविधि नहीं है। मतलब ब्रिक्स आयोजित नहीं कर रहा। ब्रिक्स का अध्यक्ष है अभी भारत। तो कुछ लोग शामिल हुए हैं, कुछ देश, कुछ नहीं शामिल हुए हैं, ये कहना है मुख्य तौर पे। तो ये जो युद्धाभ्यास है ना, वो दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में आयोजित किया गया। उसमें चीन, रूस, ईरान, मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, UAE ये सब उसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद में सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है? आंसर क्या होगा? विजेंद्र सिंह। ठीक है, विजेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। और भारत के ये ओलंपिक मुक्केबाज हैं, तो इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 11 जनवरी को मनाई जाती है। 11 जनवरी 1966
को उनका निधन हो गया था। उस वक्त वे उज्बेकिस्तान के ताशकंद में पाकिस्तान के साथ समझौते के सिलसिले में थे वहाँ पर, तो वहीं उनका निधन हो गया था। पुण्यतिथि आज मतलब 11 जनवरी को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 लागू किया गया था, और उसी के साथ भारत में लोकपाल की स्थापना हुई थी। तो ये आयोजन किया गया। लोकपाल क्या है कि एक एंटी करप्शन संवैधानिक संस्था है, और इसके अध्यक्ष को ही बोलचाल की भाषा में लोकपाल कहा जाता है। तो लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष थे जस्टिस पिनाक चंद्र घोष, और अभी लोकपाल के चीफ कौन है? तो जस्टिस एम खानविलकर। लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या है? तो उसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, ग्रेड A, B, C, D ऑफिसर आते हैं। इसके अलावा किसी बोर्ड, कॉरपोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, स्वायत्त संस्था, उसके चेयरमैन, सदस्य, ऑफिसर, डायरेक्टर, इन सब की भी जांच कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब से लोकपाल की स्थापना हुई है तब से कोई बड़ी उपलब्धि कुछ देखने को मिली नहीं है। एक और संस्था बन गई है, लेकिन कुछ बड़ी उपलब्धि सामने आई नहीं है अभी तक। इतना वक्त हो चुका है बने हुए। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के बाद किस देश ने जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाता खत्म करने का ऐलान किया? इजराइल है इसका आंसर। और कौन कौन से हैं इस तमाम UN के जो एजेंसीज हैं वो सब, तो ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। तो इजराइल के जो विदेश मंत्री उन्होंने ये ऐलान किया है। एक तो है ऑफिस ऑफ द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल फॉर चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इससे ये अलग हो गया है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के क्षेत्र में। दूसरा है UN वुमेन, इससे भी अलग हो गया है, जो संयुक्त राष्ट्र की महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता इकाई है। तीसरा है UNCTAD, ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है। अगला है ESCWA, ये संयुक्त राष्ट्र का पश्चिम एशिया के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग है। अगला क्या है? UN अलायंस फॉर सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं के सहयोग का UN गठबंधन। इसके अलावा है UN एनर्जी। इसके अलावा है ग्लोबल फोरम ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। तो इन सब से वो अलग होने की घोषणा इजराइल ने कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और वहाँ की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और मुद्रा क्या चलती है वहाँ पर? करेंसी न्यू शेकेल। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट कंटेंट आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और शार्प लर्निंग ऐप पर अभी ऑफर चल रहा है, अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो ज़रूर उठाइए, ऑफर समाप्त हो जाएगा बहुत जल्दी। और मिलते हैं कल फिर ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय।